Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's video we will be discussing some of the very common questions that frequently occurs in a student's mind during the exam preparation. So without wasting time, let's start with the video. Okay, so the very first question is, where should I start studying for this exam? हम सबके दिमाग में एक ना एक बार ये क्वेश्चन जरूर आता है कि यार एग्जाम तो आ गए, सब्जेक्ट भी पता है, लेकिन आप पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करें? तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए, दैट शुड बी योर सिलेबस. आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कितनी यूनिट्स आ रही हैं, कौन सा पोर्शन आपका कट हो चुका है, ये सब आपको पता होना चाहिए. एंड इसके बाद आप रेफर कर सकते हो अपने नोट्स को, जो कि आप किससे मिलके बनाते हो. आप उसको टेक्स्ट बुक से बनाते हो, उसमें आपके क्लास नोट्स होते हैं, इसी के साथ आप उसके अंदर डायग्राम्स इंक्लूड करते हो. सो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके पास आपके नोट्स के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, ताकि जब आप एग्जाम में पढ़ो तो आपको सिर्फ एक ही नोटबुक को बार बार रेफर करना पड़े एंड देन यू आर डन विद द एग्जाम्स, आई मीन विद द नोट्स. इसके बाद आप जिस चीज को रेफर कर सकते हो, इट वुड बी योर असाइनमेंट्स मिलते हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो. They are also very important and then you can refer to the practice questions और आप बोल सकते हो PYQs. अगर आपने पूरा सिलेबस अपना कवर अप कर लिया है, so the last thing जिससे आपको अपना सिलेबस एक बार रीचेक करना चाहिए वो है PYQs को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि मैंने नहीं करे हैं, तो आप उनको कर सकते हो. Let's move to the second question and that is, what are the most important topics to focus on? सो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है. मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक को पढ़ने बैठ रहे हो, उसी के साथ आप उसके PYQs लेके बैठो एंड यू हैव टू डू मैच द फॉलोइंग. बचपन में हम करते थे, राइट? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप देखो कि ये टॉपिक PYQs में पिछले 2-3 साल में कितनी बार रिपीट हो चुका है. पिछले लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करनी ही चाहिए, आई वुड से दिस. तो आप उनमें मैच करो कि कौन से टॉपिक्स है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि एक साल छोड़ के एक साल रिपीट हो रहे हैं. तो आप उनकी लिस्ट बनाओ, अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करो अपने टॉपिक्स को, जो कि आपको सबसे पहले करने चाहिए और कौन से आपको लास्ट में करने चाहिए. अकॉर्डिंगली यू कैन गो इन टू द फ्लो. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग एग्जाम प्रेपरेशन? सो द फर्स्ट पॉइंट मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी, यू शुड ऑलवेज हैव अ टाइम टेबल. टाइम टेबल यहाँ पे होना चाहिए रियलिस्टिक. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 बजे मैं उठूंगा, 5:30 से मैं पढ़ूंगा 8:30 तक, देन 8:30 से मैं पढ़ूंगा 11:30 तक. ये टाइम टेबल बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होता है. ऐसा टाइम टेबल से हम अपनी टाइम की बर्बादी के लिए बनाते हैं और अपने ब्रेन को एक सिग्नल देने के लिए कि मैंने इतना बढ़िया टाइम टेबल बनाया है एंड आई विल फॉलो इट. ऐसा टाइम टेबल अगर आप बनाते हो तो फॉर श्योर आपका टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट वेस्ट होने वाला है. रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, दैट मीन्स कि हम 1 से 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ाई करो एंड फिर आप क्या कर सकते हो, कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes. इसमें या तो आप बाहर जाके घूम कर आ सकते हो, या फिर कुछ खा पी सकते हो, या फिर किसी से फोन पे बात कर सकते हो, नॉर्मली अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, एंड देन आप वापस से पढ़ाई करने आ सकते हो. और क्या कर सकते हो अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज के लिए? कीप योर डिस्ट्रैक्शंस अवे फ्रॉम द रूम. दैट मीन्स कि जिस भी रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं हो, जिसमें सबसे प्रायोरिटी पे आपका आता है फोन. जिस भी रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, उस रूम में फोन नहीं होना चाहिए. फोन को या तो स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो, सो व्हाट यू कैन डू, आप अपने फोन को साइलेंट पे कर दो और दूसरे रूम में रख दो, ताकि जो भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं, कॉल्स आते हैं, आप उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो. ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट वेयर शुड आई स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम? टेक्स्ट बुक्स, नोट्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज. अब ये हम सबके माइंड में एक ना एक बार तो ये क्वेश्चन जरूर आता है. आई वुड से
कि एग्जाम टाइम पे आपके पास एक सिंगल नोटबुक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक सिंगल नोटबुक होनी चाहिए जिससे आप पढ़ो और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैंने इससे पढ़ लिया ना, मतलब मेरे 80 to 85% तो पक्के हैं। 10 to 15% आप किसके मान सकते हो? PYQs, उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी हो जाएगा। आई वुड नॉट से कि आपके पास जब आप एग्जाम में पढ़ो तो टेक्स्ट बुक में से आप कुछ पार्ट पढ़ रहे हो, नोट्स में से आप कुछ पार्ट पढ़ रहे हो, ऑनलाइन से फिर आप निकाल के पढ़ रहे हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि YT, यूट्यूब हो गया, आप उनको तब रेफर कर सकते हो जब आपको किसी टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एंड यू आर नॉट एबल टू स्टडी इट ऑन योर ओन, तब आप इन रिसोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही है कि आपके पास एक सिंगल नोटबुक होनी चाहिए जिससे आप अगर पढ़ो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कर लूंगा। ओके, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, शुड आई स्टडी इन अ ग्रुप और अलोन? नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो चुकी है एंड अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको और पॉइंट्स पता चलेंगे, दूसरों के व्यूज़ पता चलेंगे, तब आप डेफिनेटली ग्रुप के अंदर स्टडी कर सकते हो। बट ग्रुप में स्टडी करने के अपने एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो इफ आई टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज इज कि अगर आपके ग्रुप में से फॉर एग्जाम्पल 5 जने हैं, 5 जने आप पढ़ रहे हो एंड अगर आप पांचों में से भी कोई भी एक दूसरे ही टॉपिक की बात करता है तो आप सभी उस पर ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाते हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा अहमियत होती है टाइम की। और अगर आप अकेले पढ़ते हो इट इंक्रीजेज योर रिटेंशन पावर। रिटेंशन पावर जो आपकी होती है, याद करने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। ओके, so the sixth question is, how many hours a day should I dedicate to study for this exam? So अब एक मैं बात बोलूँगी, वो कड़वी है पर सच्ची है। अगर आप अपने घंटे गिन रहे हो that how many hours you are studying in an exam और ड्यूरिंग स्टडी, तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, यू आर जस्ट पासिंग दैट टाइम, ताकि अगर आपसे कोई पूछे दैट हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी, तो आपके पास ये बोलने के लिए हो जाए कि यार मैंने 7-8 घंटे पढ़े हैं आज, या मैंने 10 घंटे पढ़े हैं। अगर आप पढ़ने बैठ गए, उसके आप बार बार बीच बीच में अपना फ़ोन चेक कर रहे हो कि अभी तो 2 मिनट बचे हैं, अभी 3 मिनट बचे हैं, चलो 3 मिनट में और पढ़ लेता हूँ, बुक खोल लेता हूँ, तो ऐसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। यू जस्ट वॉन्ट टू पास दैट टाइम विद द टैग दैट येस यू हैव डेडिकेटेड दिस मच आवर्स, दिस मच टाइम फॉर द स्टडी, बट इन रियलिटी यू हैवंट। बट अगर आप ये कर रहे हो कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 8 बजे पढ़ने बैठे एंड आप पढ़ रहे हो, जब आप टायर्ड फील कर रहे हो तब आप उठे एंड तब आपने टाइम देखा और तब बज रहे हैं 12, इट्स टोटली ओके, क्योंकि आप जब आप पढ़ रहे हो आप बीच बीच में टाइम चेक नहीं कर रहे हो, उससे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो। ऐसा कभी मत सोचना कि आपको इतने ही घंटे पढ़ना है। आपका मेन एम होना चाहिए कि मुझे आज ये खत्म करना है। खत्म क्या करना है? जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आपका एग्जाम कल है सपोज, तो आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपका ये एम होना चाहिए कि मुझे पूरा खत्म करना है। कितने घंटों में करना है शुड नॉट बी योर एम। पर आप ये कर सकते हो कि मुझे 5 बजे तक करना है, मुझे 6 बजे तक करना है, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करते हो। So the 7th point is, what are the study techniques that are best for studying? So इसके अंदर फर्स्ट आ जाती है आपकी पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के अंदर आप क्या करते हो, आप 25 मिनट तक पढ़ाई करते हो एंड 5 मिनट्स का आप क्या करते हो, रेस्ट लेते हो। अब कोई हो सकता है बोले कि 25 मिनट्स तो काफ़ी कम होते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 25 मिनट्स ही पढ़ना है। अगर आपकी सिटिंग 1 से 1.5 घंटे है तो आप 1 से 1.5 घंटे तक आप पढ़ाई कर सकते हो एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का आप ब्रेक ले सकते हो। आप कुछ बोलते हैं कि 10 मिनट के ब्रेक में होता ही क्या है, तो आपको सिर्फ आपके ब्रेन को सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट का ही ब्रेक चाहिए होता है इन ऑर्डर टू रिफ्रेश। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप बाहर जाके घूम के आ सकते हो, वॉक कर सकते हो, एक क्विक वर्कआउट
क्विक वर्कआउट भी कर सकते हो, कुछ खा पी के आ सकते हो, किसी से बात कर सकते हो. सो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं. सेकेंड थिंग जो कि आप कर सकते हो, अगर आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूनिट है, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एंड साइमल्टेनियसली धीरे धीरे आप उन्हें कवर अप करते जाओ. कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही समुंदर बनता है. तो जैसे जैसे आप छोटे छोटे टॉपिक्स को करते जाओगे, आपकी पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. एंड ऐसे ही करते रहोगे तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका कवर अप हो जाएगा. So the eighth question is, how should I deal with the exam anxiety and stress? तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हमको ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए कि हमको एग्जाम एंजाइटी और स्ट्रेस हो. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो ताकि लास्ट मिनट हसल से आप बच जाओ. बट क्योंकि आप अर्ली में स्टार्ट नहीं कर रहे हो, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, जो कि अभी अभी मैंने यहाँ पे भी डिस्कस करा है. उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन धीरे धीरे आप उनको कवर कर लो. और क्या कर सकते हो, यू कैन प्रायोरिटाइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले उनको कर लो. क्या कर सकते हो, रेगुलर ब्रेक ले सकते हो बीच बीच में, ताकि आपको एक साथ इतना सारा पढ़ना है ऐसा फील नहीं हो. और आप क्या कर सकते हो, अपने फोकस कर सकते हो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे. जो फॉर एग्जांपल अगर आपको 60 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स का अगर आप पेपर है और अगर आपने फॉर एग्जांपल 45 to 50 मार्क्स का अच्छे से पढ़ लिया है, 10 मार्क्स का आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इट्स ओके. आप इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि कभी कभी नॉलेज से ज़्यादा प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है. हो सकता है कि अगर आप इसी को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करो तो आप हो सकता है आपके 55 आ जाए, दैट इज 55 मार्क्स आ जाए. तो आपने जो भी पढ़ा है आपको सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस करना चाहिए. कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नई चीज़ एग्जाम की ड्यूरिंग मत पढ़ना. पहले से पढ़ा हुआ है तो आप उसको रिवाइज सर्टेनली कर सकते हो. सो द 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, शुड आई स्टार्ट विथ ईजी टॉपिक्स फर्स्ट? सो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी टॉपिक ना तो इजी होता है, कोई टॉपिक इजी नहीं होता, कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं होता. कोई भी टॉपिक इजी डिफ़िकल्ट कब बनता है, जब जितना टाइम आप उस टॉपिक को डेडिकेट करते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप 5 दिन से 5 डेज से आप लगातार एक ही टॉपिक पढ़े जा रहे हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा. बट अगर कोई और नहीं पढ़ रहा तो वो उस इंसान के लिए एक डिफ़िकल्ट टॉपिक हो जाएगा. सो डिफरेंस सिर्फ इसी का है कि आप कितना टाइम कौन से टॉपिक को दे रहे हो. एंड इजी टॉपिक है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हमको ये सबसे पहले करना है या फिर हमको सबसे लास्ट में करना है. डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो पहले करते हैं या लास्ट में करते हैं. बट मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता है कि यार एग्ज़ाम में आ रहा है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप डिफ़िकल्ट को सबसे पहले करो. जितना टाइम लग रहा है उसमें लगा के करो, क्योंकि इजी टॉपिक्स तो बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को बाद में लेके बैठोगे तो आपको एंजाइटी ही होगी, फिर स्ट्रेस ही होगा कि पहले कर लेना चाहिए था, इजी वाला तो मैं अभी भी कर सकता था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस बताए जो कि हर एक स्टूडेंट के माइंड के अंदर आते ही आते हैं. I asked students what are the most common questions that occur in your exams when you prepare. So जो मुझे most relevant और बहुत ही ज़्यादा common questions लगे मैंने उन्हीं को यहाँ पर लिया है. And अगर आपको लगता है कि कोई भी question छूट गया है, so you can comment down and मैं उसको भी next video में लेने की कोशिश करूँगी. Till then, subscribe my channel if you are new to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching the video and I really hope that ये वीडियो देखकर आपकी कुछ तो हेल्प हो जाए. Thanks a lot and stay happy, stay safe. Thank you so much.